राधे राधे बच्चा पार्टी। स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल विद्यावेद पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और भरपूर एनर्जी के साथ आज आप हमारे लेक्चर को देख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, यानी कि आपको ये खबर ही है कि हाँ केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर दिया है, केमिस्ट्री की हम लेक्चर बाय लेक्चर जो है चैप्टर को कंप्लीट करा रहे हैं। तो उसी केमिस्ट्री के पार्ट 2 को आज हम लेकर आए हैं। केमिस्ट्री के पार्ट 1 में, जो कि हमारे विद्यावेद प्लेटफॉर्म पर डला हुआ है, जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है सबसे पहले पार्ट 1 देख ले। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे, अरे सर पार्ट 1 नहीं देखेंगे हम, तो जिन्होंने नहीं देखना है कोई बात नहीं है, पर हम पार्ट 2 में कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। पर पार्ट 2 में हम कोशिश करेंगे कि आपको साथ के साथ दोबारा एक्सप्लेनेशन कर दें, बट पार्ट 1 को अगर एक बार जो बच्चे देखेंगे उनको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में सारे के सारे मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हमने डिस्कस किया था। मास बाय मास कंसंट्रेशन, मास बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, पीपीएम एंड मोल फ्रैक्शन, ये 5 पार्ट हमने कवर किए थे। और आज के टॉपिक में हम उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, यानी कि पार्ट 6 एंड पार्ट 7 को कवर आउट करेंगे। पार्ट 6 मोलैरिटी एंड पार्ट 7 मोलैलिटी। अरे सर, इन्होंने ही तो परेशान कर रखा है, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मोलैरिटी एंड मोलैलिटी को डिस्कस करेंगे और इसके क्वेश्चंस आज के ही लेक्चर में हम हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और ये जानेंगे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो किस तरीके से सॉल्व आउट होती हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट 2 टॉपिक यानी कि पार्ट 6 इज मोलैरिटी। मोलैरिटी एंड द पार्ट 7 इज मोलैलिटी। कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना रहे, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोबिलिटी नहीं, मोबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स, वो फिजिक्स से रिलेटेड टर्म्स है, हालांकि केमिस्ट्री में भी आता है। ठीक है, पर मोलैरिटी एंड मोलैलिटी की बात करेंगे। मोलैरिटी जो है, सबसे पहले तो ये समझो कि मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से। एंड मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मोलैलिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा? स्मॉल एम से। मोलैरिटी होती क्या है? जब भी हम, जैसा कि हमने बताया कि किसी भी चीज को अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि जिस चीज को घोलते हैं दैट इज सॉल्यूट, एंड जिस में डिसॉल्व करते हैं दैट इज सॉल्वेंट, एंड द होल मिक्सचर, द होल कंबाइनिंग फॉर्म इज कॉल्ड सॉल्यूशन। सबको पता है, ठीक है, और हमने पुराने लेक्चर में बताया भी है। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी सॉल्यूट को डिसॉल्व करें किसी सॉल्यूशन में, तो मोल ऑफ सॉल्यूशन, मैंने सॉल्यूशन का कितना मोल, कितने सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया है, उसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। यानी कि इट इज डिफाइंड एज the number of mole of solute in solution. Solution must be in volume, in liter. सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए? यानी कि सॉल्यूशन को किलोग्राम में भी तो मेजर कर सकते हैं, सॉल्यूशन का मास टर्म्स यूज कर सकते हैं, सॉल्यूशन का वॉल्यूम टर्म्स यूज कर सकते हैं। पर यहां एक प्रॉब्लम है, मोलैरिटी क्या है कि आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, पर किसमें किया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। कितने सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना मोल सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। ठीक है बच्चों, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला निकल के आया, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर। ये याद रखना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या रखना है? लीटर में। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज एम, कैपिटल एम। मोल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला है बच्चों, याद रखना है। अच्छा, ये क्या? एन, नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स कैसे निकालने मैंने बताया था। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स है तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट मोल, इसकी सॉल्यूशन की लीटर, यानी कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बच्चे? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अच्छा, और ये एन कैसे निकालते हैं? एन निकालना बताया था मैंने, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर से देख लें, उसमें मैंने डिस्कस किया था। क्लियर?
तो आ गया होगा। आपने जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, किस सॉल्यूट में डिसॉल्व करना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। तो जितना भी सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसी के रेशियो को क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। उसके बाद आते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एम, एम से रिप्रेजेंट होता है। अच्छा, ये कैसे डिफाइन होता है? इट इज डिफाइंड एज, सिमिलर है दोनों, इट इज डिफाइंड एज, थोड़ा सा अंतर है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कितने मोल डिसॉल्व इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यानी कि सॉल्यूट का कितना मोल मैंने डिसॉल्व किया है, किसमें? सॉल्वेंट के मास में। इस बार वॉल्यूम टर्म्स नहीं है, इस बार वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ये है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मोलरिटी किसके टर्म्स में है? वॉल्यूम के टर्म्स में। और ये है इन टर्म्स ऑफ मास, किलोग्राम। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? मोलरिटी इज इक्वल टू मोल सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां एक खास बात है, यहां सॉल्यूशन नहीं आता, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, किलोग्राम में। ये फॉर्मूला है बेटा। इसी तरीके से मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, नंबर ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये किसका बेटा? मोलरिटी, मोलैलिटी का। दिस वन इज मोलैलिटी एंड दिस वन इज मोलैलिटी। तो हम मोलैलिटी को बोल सकते हैं कि मोलैलिटी किसमें है? इन टर्म्स ऑफ मास। ये मास के टर्म्स में है और वो किसके टर्म्स में है? वॉल्यूम के टर्म्स में। इसी को बोलते हैं बेटा मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो अब अगली स्लाइड में इनके क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ज्यादातर चीजें छुपी हुई होती हैं। हिडन लैंग्वेज, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, हिडन लैंग्वेज होगा, यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा होगा, उसमें छोटे से कम शब्दों में बहुत से बहुत ज्यादा बात करी जा रही होगी। जिस बच्चे को ये समझ में आ गया कि इन क्वेश्चनों को कैसे पहचानना है, उसको डेफिनेटली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हमारा पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर 1.0, पहला लेक्चर, जिसने भी देखा है ना उसको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैंने वहां पे सारी चीजें डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद एक नोट निकल के आया कि ये मास पर डिपेंड करती है, मास कंसंट्रेशन मास पर डिपेंड करता है, यानी कि बहुत सारी चीजें मास पर डिपेंड करती हैं। तो यहां पे जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज अप करते हैं, whenever we rise in the temperature it affects the volume of solution, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर पे प्रभाव पड़ता है वैसे वैसे वॉल्यूम पे भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट है किस पे? टेम्परेचर पे। इसका मतलब अगर वॉल्यूम यानी कि टेम्परेचर चेंज होगा तो मोलरिटी पे इफेक्ट पड़ेगा, जबकि मोलैलिटी पे नहीं पड़ेगा। तो याद रख लेना नोट, मोलरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मोलरिटी किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर। बट अदर क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। बाकी क्वांटिटी क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट, वो डिपेंड नहीं करती। क्लियर? तो बच्चों इसे नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें और आगे न्यूमेरिकल्स के साथ और भरपूर एनर्जी लेते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मास परसेंटेज पूछना है। मास परसेंटेज मतलब मास कंसंट्रेशन, मास कंसंट्रेशन मतलब पार्ट वन मतलब जहां से टॉपिक शुरू हुआ था। मास कंसंट्रेशन निकालना है, यानी कि पहले क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे समझ में आ रहा है। मास परसेंटेज निकालना है बेंजीन का और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का, दोनों का निकालना है। तो आप हमें पता होना चाहिए मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका कंसंट्रेशन यानी कि जिसका परसेंटेज निकालना है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये है बेटा मास परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें निकालना किस किस का है? हमें निकालना है बेंजीन का, यानी कि मास परसेंट ऑफ C6H6, बेंजीन का निकालना है। यानी कि मास ऑफ बेंजीन C6H6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या क्या आएंगे? सॉल्यूशन में तो दोनों आएंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कि मास ऑफ बेंजीन C6H6 प्लस
मास ऑफ CCl4 इंटू 100 बन गया बेटा फॉर्मूला। इसी में वैल्यू पुट करेंगे। तो सबसे पहले यही पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है और हम क्या क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से निकालें इसको पहले, उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड का देखेंगे। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी लिख लेते हैं, मास परसेंट ऑफ CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का करेंगे तो मास ऑफ CCl4, जिसका भी मास कंसंट्रेशन निकालना है उसका मास रखना है ऊपर और दोनों के मास को ऐड करके रखना है नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100। इसी को तो बोलते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब जिस चीज का कंसंट्रेशन निकालना है। यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे सॉल्यूट का मतलब उस चीज से है जिसका कंसंट्रेशन निकालना है। जैसे किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन टोटल मास इनटू 100, सेम वही करना है। तो मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ C6H6 प्लस मास ऑफ CCl4 इंटू 100। इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, करो भाई, क्या क्या जरूरत है। मास ऑफ बेंजीन ये तो दे रखा है सर, आगे पढ़ो क्वेश्चन, मैंने तो इतना ही पढ़ा था बस। उसके बाद पढ़ो 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब बेंजीन का मास है, मास ऑफ C6H6 22 ग्राम एंड मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम। उसने बोला है 22 ग्राम 22 ग्राम बेंजीन को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में। ठीक है, यानी कि ये सॉल्यूट, ये सॉल्वेंट एंड बोथ मिक्स फॉर्म सॉल्यूशन। तो बस ये सारी चीजें आ गई। तो मास ऑफ सॉल्यूशन और निकाल लो, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास में दोनों ऐड हो जाएंगे, 22 प्लस 122 कितना आया बेटा, 144 144 ग्राम। आ गया नहीं आया बेटा? ठीक है, अब वैल्यू फाइनली पुट करेंगे। फाइनली पुट करके हम क्या निकालेंगे, मास कंसंट्रेशन दोनों का। ठीक है, वैल्यू पुट करो। ठीक है, यहां करो मास ऑफ C6H6, बेंजीन का मास कितना है 22 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया 144 इंटू 100%। बेटा इस पूरे को सॉल्व आउट करोगे, 2 से कटेगा 11 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 7 14, 2 2 4, और इस पूरे को कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 15.84% करीब, 15.84 या 15.84% करके आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना सेल्फ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया फिलहाल। अच्छा, मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना है बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास है 122 ग्राम, 122 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इंटू 100। सीधे वैल्यू समझ में आ रही है। CCl4 का मास ये रहा, सॉल्यूशन का मास ये रहा। आपको मास कंसंट्रेशन निकालना है, आप डायरेक्ट रख सकते हो, डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 84.72%। ठीक है, मास का ये बेटा 228 आएगा। ओके, चेकआउट कर सकते हो एक बार, और ये शायद से आंसर सही है। ठीक है, इसी तरीके से मास कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नोट डाउन करें, वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन सेल्फ जरूर लगाएं। तो बच्चा नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं, अभी पहला क्वेश्चन जिस पर किया था मास कंसंट्रेशन टर्म्स पे, और आने वाला क्वेश्चन किस पे, पता लगाओ, चेकआउट करो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अरे सर पता लग गया, किस पे क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन आपको पढ़ाया था, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था, मैंने बोला क्वेश्चन पढ़ना नहीं है पूरा, सबसे पहले आपको जो भी निकालना है आप उसका फॉर्मूला लिखो। अच्छा, यहां सर पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन, पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है बेंजीन का। पहले मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो। मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन, ये तो कोई परसेंटेज टर्म्स है नहीं, तो फ्रैक्शन कैसे होते हैं, गिवन अपॉन टोटल। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूशन का मोल क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेटिव टर्म्स क्या था, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, एक्स। मोल फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन टर्म्स था एक्स, और ये मोल फ्रैक्शन हमें निकालना किसका है सर, बेंजीन का निकालना है। तो बेंजीन डाल दो, C6H6 इज इक्वल टू नंबर मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, जिसका निकालना है, यानी कि बेंजीन। तो मोल ऑफ सॉल्यूट C6H6 अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मोल है, यानी N ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ये फॉर्मूला लगाना है हमें। ये बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब सर N ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, यानी कि इसने बोला एक टर्म 30% बाय मास, यानी कि मास 30% बाय मास का मतलब है मास कंसंट्रेशन दे रखा है 30%। समझ में आया, मास कंसंट्रेशन कितना है 30
परसेंट। तो मैंने आपको तुरंत इस वाली लाइन से आपको क्वेश्चंस कराए थे पहले, यानी कि मैंने एक लाइन, वन लाइनर स्टेटमेंट लिख लिख के समझाया था। 30% मास कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 30 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। जिसको नहीं पता देखो, 30 ग्राम सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन इनटू 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तभी तो 30% आया होगा। आया नहीं है? मास कंसंट्रेशन है, मैंने ऐसे बताया था। तो यही बेटा होती है, मैंने बोला ना केमिस्ट्री में बहुत कुछ छुपा होता है। देखो छोटी सी चीज है जहां पे बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। 30 ग्राम सॉल्यूट को किसमें डिसॉल्व किया गया है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 30 ग्राम सॉल्यूट का मतलब किससे है? बेंजीन से, C6H6। समझ में आया? इसका मतलब मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है बेटा आपको? 30 ग्राम। इसी को हमने सॉल्यूट बोला। इसका मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट जिसमें घोला जा रहा है, उसका नाम तो दिया नहीं है ना, किसमें घोला जा रहा है? तो नहीं दिया जा रहा है तो हम करते हैं, ठीक है, दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला जा रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट है CCl4। ये कितना हो जाएगा बेटा? टोटल 100 ग्राम में से सॉल्यूट हटा दो, यानी कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, ये हो जाएगा 100 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 ग्राम। 70 ग्राम ये हो जाएगा बेटा सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई नहीं है? यानी कि 30 ग्राम मास को किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं हम? सॉल्यूशन में। जो सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम। जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम सॉल्यूट है, तो बचा हुआ रिमेनिंग वंस क्या हुआ? द सॉल्वेंट। यानी कि सॉल्वेंट को हमने क्या किया? सॉल्यूशन में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लिया 70 ग्राम। अब हमें किस किस की जरूरत है? अब निकालते हैं। मेन फॉर्मूला बनेगा XC6H6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल C6H6 अपॉन सॉल्यूशन के मोल। कैसे निकालेंगे? सॉल्यूशन तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से मिलकर बनता है, तो दोनों के मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि C6H6 प्लस मोल ऑफ सॉल्यूशन यानी कि CCl4। तो बेटा ये फॉर्मूला है। फाइनली आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है। निकाले? ठीक है। मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास दोनों का गिवन तो है, यानी कि ये दोनों क्या है? गिवन मास जो मेरे को दे रखे हैं। अब किसकी तलाश है? मोलर मास की। तो मोलर मास की तलाश करते हैं। मोलर मास, मोलर मास की तलाश करते हैं। पहले मोलर मास लेते हैं C6H6 का मोलर मास। तो कार्बन कितने? कार्बन का मोलर मास जिसको नहीं पता है वो पता होना चाहिए। मोलर मास क्या होता है अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल में कार्बन कौन से प्लेसेस पर लाई करता है? 6 पे। तो उसका जस्ट डबल क्या होगा? उसका मोलर मास। समटाइम्स जस्ट डबल होता है, समटाइम्स अप्रोक्सीमेटली डबल होता है, ठीक है। तो कार्बन का क्या हो जाएगा? कार्बन 6 पर लाई करता है यानी कि 12, और 12 कार्बन कितने हैं? 6, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन 1 पर लाई करता है तो 1 इंटू 6। कितना आया बेटा? 12 6 जा 72 प्लस 6 यानी कि 78 ग्राम। आगे नहीं आया बेटा मोलर मास? 12 6 जा 72 एंड ये 6। उसी तरीके से मोलर मास निकालेंगे CCl4। CCl4 का निकालेंगे तो कार्बन का कितना है बेटा? 12 प्लस क्लोरीन का 35.5। क्लोरीन यहां कितने हैं? 4। 12 प्लस इसका मल्टीप्लाई किया 35.5, तो मल्टीप्लाई करो 4 5 जा 20 का 0 कैरी लगा, 2 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी लगा, 2 4 3 जा 12 और 2 14, यानी कि फाइनली ये आएगा 142 और ऐड किया तो कितना आया? 154। आगे दोनों। अब सारी की सारी वैल्यू निकालो। मेरे को चाहिए एन यानी कि मोल चाहिए बेंजीन का, और मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। याद है? ठीक है। गिवन मास कितना है? बेंजीन का गिवन मास, सर बेंजीन का गिवन मास 30 और बेंजीन का मोलर मास 78। उसी तरीके से ये निकालेंगे हम किसका? CCl4। तो गिवन मास इसका कितना है? 78 और मोलर मास कितना है? सॉरी, गिवन मास कितना है इसका? 70 एंड मोलर मास कितना है बेटा? मोलर मास 154। ये बात समझ में आई होगी? यानी कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फाइनली इनका डिवाइड देंगे तो इसका आएगा बेटा 0.385 एंड इसका आएगा 0.455। आगे नहीं है? सबका वैल्यू लगा दिया। सबका वैल्यू लगाने के बाद फाइनली यानी कि ये आ गया गिवन मास, यानी कि बेंजीन का मोल आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल आ गया। अब सीधे किस बात की देरी? अब किसका इंतजार है सर? ठीक है। तो इस क्वेश्चन को यानी कि सारी की सारी वैल्यूज को हम किसमें डालेंगे? फाइनल टर्म्स में। सारी की सारी वैल्यूज को किसमें डालेंगे? इस फाइनल टर्म्स में। इस फाइनल टर्म्स में सारी की सारी वैल्यू को डालेंगे, ठीक है। तो डालो बेटा, XC6H6 इज इक्वल टू
बेंजीन का कितना आया, बेंजीन का आया सर 0.385, 0.385 अपॉन 0.385 प्लस 0.455, सॉल्व करा 0.385 अपॉन, ऐड करो 5 और 5 10 की 0 कैरी लगी 1, 8 और 6 14 की 4 कैरी लगी 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 0.842 और सबका डिवाइड देंगे तो जीरो आएगा फाइनली 0458। आ गया नहीं है? अच्छा क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कितना आया 0.458। तो सारी की सारी चीजें आ गई होंगी बेटा। मैंने मोल फ्रैक्शन निकाला, एक बार और समझ लें जिसको प्रॉब्लम है। मैंने क्या बोला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछना था। जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछते हैं वो सॉल्यूट का काम करेगा, ऊपर आएगा, और सॉल्यूशन का मोल नीचे, यानी कि मोल निकालना है। यहां पे पूरी की पूरी बात चल रही है मोल से। और मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो सबसे पहले आपको बेंजीन का मास चाहिए था और मोलर मास। मोलर मास तो हम बेंजीन का निकाल लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी मोलर मास निकाल लेंगे। तो गिवन मास कितना है ये पता लगाना था। तो मेन लाइन कौन सी थी इसमें, 30% बाय मास। 30% बाय मास कंसेंट्रेशन का मतलब है मास के रेस्पेक्ट में 30 ग्राम सॉल्यूट डिसोल्व किया गया है 70 ग्राम सॉल्यूशन में, यानी कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 30 ग्राम सॉल्यूट डिसोल्व किया तो टोटल सॉल्वेंट का मास कितना आया 70 ग्राम। और हमने सारे के सारे मोल फ्रैक्शन टर्म्स निकाल दिए। अच्छा अगर मानो इफ, यानी कि ये तो आ गया आंसर। अगर वो मेरे से पूछता कि सर मोल फ्रैक्शन बताओ किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन, अगर टेट्राक्लोराइड का पूछता तो टोटल मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तो और सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या है 1, टोटल फ्रैक्शन 1 होता है। जब इसका मोल फ्रैक्शन इतना है तो बचे हुए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन C6H6, तो 1 माइनस 0.458, सब्ट्रैक्ट करो इसे। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 5 गया 4 एंड 9 में से 4 गया 5, 0.542। ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा बेटा किसका। इसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगा क्योंकि ऊपर से दोनों से नीचे नीचे वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे। आ गया नहीं आया? तो ठीक है बेटा, इसी तरीके से क्वेश्चंस करने हैं और अपना हौसला बनाए रखें, एनर्जी के साथ बने रहें। ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं, ये इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नए लेक्चर के साथ, मतलब नए लेक्चर नहीं, मतलब नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो बच्चों को नोट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब आया है मेन टर्म मोलरिटी एंड मोललिटी। मोलरिटी एंड मोललिटी को कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। 5 ग्राम ऑफ NaOH आर डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, यानी कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड का डिसॉल्व किया जा रहा है 500 ml ऑफ वाटर। 500 ml, मैंने क्या बताया था, मोलरिटी पूछ रहा है। सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये इंपॉर्टेंट था, आया नहीं है? तो इसी चीज का फॉर्मूला लगाएंगे, इसी चीज के फॉर्मूले से क्वेश्चन को हम करेंगे और क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखना बहुत आसानी से क्वेश्चन होते जा रहे हैं। ठीक है, आया नहीं है? तो आपको भी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आसानी से होते जा रहे होंगे। तो यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। यकीन कर तू बदल सकता है अपनी किस्मत की लकीरों को, लिखने वाले खुद ही लिखते हैं आजकल अपनी तकदीरों को। तो बच्चों मोटिवेट होते रहिए और अपनी तकदीर को खुद ही लिखना है आपको, ये जानते रहिए। यानी कि आपको आपकी मेहनत में कोई भी साथ देने वाला नहीं है। आपको इस जीवन में अकेले आना है और अकेले ही जाना है। पूरा स्ट्रगल आपको अकेले ही करना है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। 5 ग्राम ऑफ NaOH, यानी कि ये 5 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व किया जा रहा है, मतलब NaOH है यहां सॉल्यूट। क्या है? सॉल्यूट। तो सबसे पहले गिवन चीज जो गिवन है वो लिखो, मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट यानी कि NaOH इज इक्वल टू 5 ग्राम। NaOH सॉल्यूट है जिसको डिसॉल्व किया जा रहा है इन 500 ml ऑफ वाटर। वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो वाटर क्या है? पूरा सॉल्यूशन। यानी कि ये आया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 500 ml। सर पर ml में नहीं ले सकते, इसे तुरंत फिगर आउट करें किसमें, लीटर में, डिवाइड बाय 1000। 1000 में डिवाइड दे दिया क्योंकि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए किसका डिवाइड देंगे, 1000 का। तो 0 से 0 काटा, 5 2 जा 10, तो ये आया बेटा 1/2 यानी कि 0.5 लीटर।
इज दैट क्लियर? ठीक है, मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी कि एन ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaOH, एन ऑफ NaOH अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है लीटर में 0.5 लीटर। आया नहीं आया? यानी कि यहां पे आपको किसकी तलाश है, एन ऑफ NaOH यानी कि मोल ऑफ NaOH। और मोल कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास निकालो, यानी कि एन निकालना है NaOH का, ये आएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, गिवन मास तो दे रखा है 5 बट मोलर मास नहीं दे रखा, तो फटाफट यहां कैलकुलेट करें मोलर मास। पहले ये देखा करो किसकी जरूरत है, उसी चीज को निकालते जाएंगे। मोलर मास निकालना है NaOH का। Na सोडियम का मोलर मास क्या होता है बेटा, सोडियम आता है 11 का जस्ट डबल 23, तो सोडियम आ गया यानी कि ये हो गया 23 प्लस ऑक्सीजन सर 16, हाइड्रोजन 1। सबको फिगर आउट करो, 6 और 3 9 और 1 10 का 0 कैरी लगा 1 और 2 3 एंड 1 4, क्या आया बेटा 40। तो ये आया 40, इससे इसको कैंसिल आउट किया 1/8 एंड 8 का इसमें डिवाइड दिया, ये आया 0.125 आ गया बेटा NaOH। तो फाइनली वैल्यू रखो यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू 0.125 अपॉन 0.5 आया। पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस है, पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस है 1, तो पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस करो यानी कि दोनों के साथ जिसके पास जितनी कमी उसके पास उतनी 0 दे दो। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट यानी कि मोलरिटी आया 125 डिवाइड बाय 500। ये बात समझ में आई नहीं आई? 5 की टेबल से यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 125 अपॉन 5 इंटू 100 लिख सकते हैं। 5 की टेबल में ये आता है 25 टाइम्स यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू 25 बाय 100 का इसमें डिवाइड दिया 0.25 और स्टैंडर्ड यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो कैसा लगा बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं सारे के सारे? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेके आते हैं मोलरिटी का, और मोलरिटी के क्वेश्चंस के साथ ही हम लेक्चर को ओवर करते हैं। ठीक है, यानी कि हमने हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कर लिए हैं, हमने मास कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ लिया है, हिडन लैंग्वेज को जानना सीख लिया है, और लास्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए वीडियो पॉज करें एंड नोट डाउन करें। लेट्स कंटिन्यू बच्चों, लास्ट क्वेश्चन तक हो गया, मोलरिटी का क्वेश्चन कर लिया, मास कंसंट्रेशन का कर लिया एंड मोल फ्रैक्शन का कर लिया। आगे करते हैं मोलरिटी का क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड आउट करें बेटा, कैलकुलेट द मोलरिटी, मतलब निकालना क्या है मोलरिटी, इतने ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, यानी कि ये हो गया सॉल्यूट किसमें 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। यानी कि पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को पहचाना करो, किसे घोला जा रहा है 2.5 ग्राम अमाउंट किसका, इथेनोइक एसिड का डिसॉल्व किया जा रहा है किसमें 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में, मतलब दिस वन इज सॉल्यूट, ये क्या है बेटा सॉल्यूट, एंड दिस वन इज सॉल्यूशन सॉल्वेंट, किसमें घोला जा रहा है सॉल्वेंट में। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोलरिटी पूछ रहा है, सबसे पहले मोलरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसका मास सॉल्वेंट का, ये फॉर्मूला था बेटा, यही था। मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, ठीक है, ओ सॉरी स्मॉल एन नहीं स्मॉल एम। मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, एन होता है, किसका है सॉल्यूट, यहां क्या है एन है सर, एन है इथेनोइक एसिड, यानी कि एन निकालना है CH3COOH का, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। पर एक खास बात होती है, ये मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होना चाहिए किलोग्राम में, इन किलोग्राम। तो इसकी तलाश करें बेटा, किस किस की जरूरत है, मोल ऑफ इथेनोइक एसिड के मोल की जरूरत है एंड मास ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत है, करें। ठीक है, सबसे पहला लिखो वी हैव, जो चीजें दे रखी हैं वो रीड आउट करें। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का, यानी कि इथेनोइक एसिड सॉल्यूट है, तो मास ऑफ CH3COOH, इथेनोइक एसिड का मास है 2.5 ग्राम, और इसी को हमने बोला सॉल्यूट। क्या बोला बेटा सॉल्यूट का मास दे रखा है, ठीक है। तुरंत इसका मोलर मास निकालो, क्या निकालो बेटा मोलर मास, क्योंकि यहां पे हमें मोलर मास की जरूरत पड़ने वाली है। किसी भी चीज के मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। निकालो मोलर मास, निकाले कार्बन का मोलर मास 12, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 into 3 प्लस अगेन कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 एंड हाइड्रोजन का 1। सबको क्या प्रॉपर एड आउट करो, 12 and 12 24, 16 and 16 32 एंड 3 और 1 4। सबको ऐड करो बेटा, 4 और 2 6 and 4 10 की 0 कैरी लगी 1, 3 और 1 4 और 2 6,
यानी कि 60 आया क्या मोलर मास। मोलर मास कितना आया 60 मोलर मास आया। यानी कि अब इसको क्या करें, आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये निकालना है मेरे को, एन निकालना है, NCH3COOH, इथेनोइक एसिड का मोल। इथेनोइक एसिड का मोल कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 2.5 ग्राम, मोलर मास कितना है बेटा, मोलर मास है आपका 60, पॉइंट हटाया कितना आया, पॉइंट हटाने के बाद एक जीरो आई और इसको कैंसिल आउट किया, 5 5 जा 25, 5 12 जा 60, यानी कि 5/120 आया नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 से फिर कैंसिल आउट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, इस 24 का इसमें डिवाइड देंगे तो ये आएगा 0.04167, ठीक है बेटा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यानी कि क्या है आपका, सॉल्वेंट है सर बेंजीन, बेंजीन में ही तो डिसॉल्व कर रहे हैं बेंजीन, ये बात समझ में आ रही है। इथेनोइक एसिड का इतना ग्राम डिसॉल्व किसमें किया जा रहा है, बेंजीन में। तो बेंजीन का मास दे रखा है आपको कितना, सॉल्वेंट का मास 75 ग्राम, एंड दिस मास इज टेकन इन किलोग्राम। तो 75 डिवाइड बाय 1000, किलोग्राम के लिए 1000 का डिवाइड देते हैं। बताइए कोई भी चीज अगर ग्राम में है तो उसे सबसे पहले किसमें चेंज करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम के लिए आप इसका क्या करोगे, डिवाइड दोगे, ठीक है। डिवाइड दे दिया इसका, तो डिवाइड देने के बाद आया बेटा ये 0.075 आ गया बेटा, ठीक है। फाइनली वैल्यू रखो, m इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आई 0.04167 अपॉन 0.075। तो बेटा ये आया स्मॉल m, क्या आया स्मॉल m, स्मॉल m की। यानी कि अब आपको क्या करना है, मोलैलिटी समझ में आया। मोलैलिटी का मतलब है ऊपर रखना है सॉल्यूट का मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड नीचे रखना है सीधे सॉल्वेंट, यहां सॉल्यूशन नहीं आता है, सॉल्वेंट रखना है, पर सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो मास में रखना है, मास को किस में रखना है, किलोग्राम में, बस। और नंबर ऑफ मोल आपको निकालने आते हैं, सीधे सीधे क्या करेंगे, वैल्यू को फिगर आउट करेंगे, इसका इसमें डिवाइड दो, आंसर आएगा 0.556। क्लियर। मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मोल पर केजी, मोल पर किलोग्राम। तो आशा करता हूं बेटा आज को लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया होगा, मजेदार रहा होगा, आपके सारे के सारे डाउट्स मोल यानी कि कंसंट्रेशन कम से सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे कि किस टॉपिक में क्या करना होता है, किस टॉपिक में किस तरीके से न्यूमेरिकल करने होते हैं, क्या क्या चीजें छुपी रहती हैं। तो बेटा आशा करता हूं सारी की सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से ज्वाइन करने के लिए बोलें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके एंड आपका भी फायदा हो सके और हमारा भी हो सके, ठीक है। डायरेक्ट बात बोलते हैं हम, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के साथ नई वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन को करते रहें एंड पढ़ते रहें एंड पढ़ाई पर फोकस करते रहें। धन्यवाद।